नमस्कार। फिर उपस्थित हुए हैं आज हम एक नए थाट के साथ और एक नए राग के साथ। थाट है तोड़ी और इसके अंतर्गत जिस राग की व्याख्या करेंगे उसका नाम भी है तोड़ी, यानी आश्रय राग। तोड़ी राग जो है वो आश्रय राग है। तो थाट तोड़ी में क्या विशेषताएं हैं, क्या उसमें जो स्वरों का प्रयोग होता है, यानी इस स्केल में जो स्वर प्रयोग होते हैं वो कैसे हैं, वो अन्य ठाटों के स्वरों से कैसे भिन्न हैं। आइए इसके विषय में जानकारी लेते हैं। थाट तोड़ी जो है वो एक स्केल है, यानी एक सप्तक है। 7 स्वरों का समूह जो है उसे सप्तक कहते हैं। और इस सप्तक में जो स्वरों की स्थिति है वहाँ पर षडज के बाद ऋषभ जो आता है वो कोमल होता है, और ऋषभ के बाद जो गांधार आता है वो भी कोमल है। गांधार के बाद जो मध्यम आता है वो तीव्र है, और मध्यम के बाद पंचम और फिर धैवत जो है वो पुनः कोमल है, और निषाद जो है वो शुद्ध है। यानी ये स्केल बना थाट तोड़ी का। षडज कोमल ऋषभ, कोमल गांधार, तीव्र मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, शुद्ध निषाद। तो ये तोड़ी थाट जो है उसको बताता है। जब हम थाट की बात करते हैं तो थाट एक परिवार है। थाट एक जो मेन सोर्स है जहाँ से कि राग जो हैं वो बनते हैं, यानी राग वहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रश्न आपके आएगा मस्तिष्क में कि जब थाट में से राग उत्पन्न होते हैं फिर तोड़ी राग जो इसको आश्रय राग क्यों कहा जाता है, या किसी भी थाट के नाम का नाम यदि किसी राग से मिलता है तो उसे आश्रय राग क्यों बोला जाता है। देखिए यहाँ पर एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि जो राग के जो स्वर हैं, है ना, राग के स्वर हैं वो हूबहू थाट के स्वरों से मेल खाते हैं। तो इसीलिए ऐसे राग जिनके स्वर थाट से बिल्कुल मेल खाते हैं, यानी उसकी कॉपी हैं, तो उसी राग के नाम पर थाट का नाम दे दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि ऋषभ, गांधार कोमल, धैवत कोमल और मध्यम तीव्र, और निषाद जो है वो शुद्ध, यही स्वर जो हैं वो राग तोड़ी में भी हमें मिलते हैं। तो इसीलिए जब इस थाट का निर्माण किया गया होगा उस समय ये जो राग तोड़ी के स्वर देखें कि ये तो बिल्कुल इससे मिलते हैं, सिमिलर हैं बिल्कुल, तो इसी राग के नाम पे थाट तोड़ी का नाम दे दिया गया। पंडित भातखंडे जी ने 10 जो है थाटों के नाम बताए, दशविध थाट वर्गीकरण। इसके अंतर्गत तोड़ी थाट का उन्होंने वर्णन किया है। बहुत खूबसूरत ये वर्गीकरण है, क्योंकि इससे पहले जो वर्गीकरण था वो हम पंडित वेंकट मखी उनके द्वारा बताए गए 72 मेलों का वर्गीकरण हमें मिलता है। तो 72 मेलों में जो है 72 मेल यानी वो जो स्केल थे उसमें से उन्होंने 19 ही मेलों को प्रयोग में किया है। लेकिन 72 नाम याद रखना और उसके अंतर्गत असंख्य जो राग हैं उनको कैटेगराइज करना, उस वर्ग में उनको डालना उनके स्वरों को हिसाब से, तो ये थ्योरेटिकली या लिख के तो चलिए पॉसिबल है, लेकिन इसको एकदम से याद करके रखना जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल है। औरों के लिए भी मुश्किल है, लेकिन क्योंकि विद्यार्थी जब उस चीज़ से नया परिचय ले रहे होते हैं तो उनको थोड़ा ये 72 मेल याद करना जो है वो मुश्किल होता है। तो इसी चीज़ को शायद सोचा होगा, इसी चीज़ पे काम किया होगा, और पंडित भातखंडे जी ने अपनी सोच को जो है दशविध थाट वर्गीकरण के अंतर्गत उन्होंने रखा, और इससे लगभग सभी लोग जो हैं वो मतेकी होते थे। क्योंकि 10 थाट जो है उनको तो हम 10 अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं, 10 थाट तो आराम से याद हो जाते हैं, 72 को याद करना मुश्किल है। तो ये जो थाट वर्गीकरण जो था ये बहुत ही सुगम लगा, और इसके अंतर्गत रागों का जो वर्गीकरण है वो भी बहुत सुलभ था। कुछ राग ऐसे हैं जो कि एक थाट से भी मिलते हैं और दूसरे थाट के अंतर्गत भी आते हैं।
तो ऐसे रागों को परमेल प्रवेशक राग कहा जाता है। परमेल यानी दूसरे मेल, दूसरे थाट में जो प्रवेश कर जाए उसको परमेल प्रवेशक थाट कहते हैं। तो इन रागों को जब हम इस प्रकार के रागों का वर्णन करेंगे अलग अलग थाटों के अंतर्गत, तो हम वहाँ पर आपको उसका भी उसके विषय में भी हम बताएंगे कि वो क्यों परमेल प्रवेशक है, या कोई ऐसा राग जो एक ठाट में भी है और दूसरे से भी मिलता है। तो उसके विषय में हम जब रागों का वर्गीकरण के अंतर्गत रागों का परिचय आपको दे रहे हैं, तो उसमें हम अलग अलग रागों के विषय में आपको बताएंगे। बात कर रहे थे हम तोड़ी थाट की, तो तोड़ी थाट के स्वर कैसे हैं? सा रे गा मा पा दा नी। तो ये स्वर है। देखिए थाट में सा जो है वो रिपीट नहीं किया जाता, क्योंकि थाट तो एक स्केल है। थाट में सात ही स्वर आपको बता रहे। थाट महज एक ही चीज़ बताता है कि उसमें स्वरों की स्थिति क्या है, यानी स्वर कोमल हैं कि तीव्र हैं, और ये सातों स्वरों का होना थाट के लिए अनिवार्य है। हम यदि कह दें कि सा रे गा मा दा नी, तो वो थाट नहीं होगा। हमें पंचम का इस्तेमाल भी करना होगा। चाहे हम राग को गाते हुए हम उसका आरोह में अल्प प्रयोग कर रहे हैं, या हम किसी स्वर को बहुत्व प्रयोग कर रहे हैं, या किसी स्वर को वक्र प्रयोग कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो राग में होता है। ठाट में सिर्फ और सिर्फ 7 स्वर होते हैं। उन 7 स्वरों का जो रूप है, यानी कोमल, तीव्र और शुद्ध, वो थाट आपको बताता है। इन्हीं स्वरों के स्वरूप को देखते हुए, इस सप्तक को देखते हुए जो अलग अलग राग होते हैं, उनको इन वर्गों के अंतर्गत, यानी इन थाटों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है, जो कि याद करने के लिए बहुत ही सुगम है। आप किसी भी राग को लीजिए, यदि उससे आपसे थाट पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि गांधार निषाद कोमल है इस राग में, तो इसको काफ़ी थाट के अंतर्गत लिया जाता है। यदि उसमें मात्र निषाद कोमल है तो खमाज थाट के अंतर्गत होगा, या उसमें रे कोमल है, गांधार कोमल है, मध्यम तीव्र है, धैवत कोमल है, तो वो तोड़ी थाट के अंतर्गत होगा। रे गा धनी कोमल है तो भैरवी थाट के अंतर्गत होगा। तो हम राग के अंदर प्रयोग होने वाले जो स्वर हैं उनको देख के हम बड़े आसानी से 10 विध थाट जो प्रणाली है उसके अंतर्गत 10 थाटों को देखते हुए उसमें जिस थाट में वो हमें सही दिख रहा है, यानी जिस थाट से मिलता जुलता है, उसमें हम उसको वर्गीकृत कर लेते हैं। कुछ राग जो है वो एक एक्सेप्शनल की तरह से जो है वो होते हैं, जो शायद जिसमें कोमल नहीं लिया है या मात्र कोमल गांधार है, तो किसी और ठाट में भी आ सकता है। तो ये रागों, कुछ रागों में ये लागू होता है। या कुछ ऐसे राग बने हैं जो कि 2 रागों के सम्मिश्रण से बने हैं, या 2 से अधिक रागों के सम्मिश्रण से बने हैं, उनको किस थाट के अंतर्गत करना, ये राग के हिसाब से हम उसको देख सकते हैं, यानी किन स्वरों की का बाहुल्य है या उनका ज़्यादा प्रयोग है। तो ये कुछ समझने की बातें हैं। तो बहरहाल अभी हम जो चर्चा कर रहे थे वो थी थाट तोड़ी की। जैसे मैंने आपसे कहा, थाट तोड़ी में ऋषभ, गांधार और धैवत कोमल, मध्यम तीव्र है, निषाद शुद्ध है, षड्ज और पंचम तो अपने स्वरूप में रहते हैं, शुद्ध स्वरूप में, वो तो अचल है। इसके अंतर्गत आने वाला है राग, सबसे पहला राग आश्रय राग, जिसे हम कहते हैं कि तोड़ी राग। बहुत खूबसूरत राग है तोड़ी। प्रातःकाल गाए जाने वाला राग है, दिन के द्वितीय प्रहर में गाए जाने वाला राग है, यानी कि हम यदि कहें कि 8 बजे से 10-11 बजे के बीच में उसको हम गा सकते हैं। और इस राग की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, राग के स्वर ऋषभ कोमल, गांधार कोमल, मध्यम तीव्र और धैवत कोमल, निषाद शुद्ध, 7 स्वरों का प्रयोग है। तो जाति इसकी संपूर्ण है। हाँ, पंचम के प्रयोग को लेके अलग अलग मत हैं, लेकिन पंचम इसमें अल्प प्रयोग होता है, लेकिन अल्प प्रयोग होता है। यदि हम पंचम एकदम हटा दें तो दूसरा राग बन जाएगा। तो देखिए कितनी खूबसूरती है भारतीय संगीत की, शास्त्रीय संगीत की। इसे रागदारी संगीत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रागों पर आधारित है, और रागों की जो बनावट है वो मात्र आरोह अवरोह से नहीं होगी, उसके चलन से राग बनते हैं। जैसे हम आइडेंटिकल ट्विंस लेते हैं,
उनको पहचानना मुश्किल है, बिल्कुल एक जैसे, लेकिन उनके व्यवहार से, उनके बोलने से, उनकी आदतों से, उनकी पसंद से, उनकी नापसंद से, उनकी रुचियाँ किस किस में हैं, तो उनके जो शौक़ हैं, इन चीज़ों से हम उनको अलग अलग पहचान सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोनों को समीप से जानना बहुत ज़रूरी है ना। जब तक हम समीप से नहीं जानेंगे तब तक हम सिर्फ मात्र बाहर से उनके रूप को देख के तो हम नहीं बता सकते कि कौन क्या है। हम हो सकता है कि हम भ्रमित हो जाएं। तो ऐसे ही राग है, एक जैसे स्वर हैं, लेकिन रागों में जो स्वरों का चलन है, जिस प्रकार से उनका प्रयोग होता है, उसको देखते हुए जो है वो हम राग को पहचान सकते हैं। तो राग को जानने के लिए उसके चलन को जानना बहुत ज़रूरी है। चलन में जो स्वरों का प्रयोग हो रहा है उनको जानने के लिए आरोह अवरोह बहुत ज़रूरी है, और राग को पहचानने के लिए पकड़ बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इसके आरोह और अवरोह को देते हैं। सा रे गा मा पा म ध नि सा, सा नि ध प म ध म ग म रे ग रे सा, सा रे ग म प धा म ध नि सा नि ध प म ध म ग म रे रे ग रे सा। संपूर्ण राग मानने की वजह से कभी कभी कुछ पुस्तकों में, कुछ शिक्षा संस्थानों में सा रे ग म प ध नि सा इस प्रकार से भी संपूर्ण रूप से उसको लिया जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि राग मात्र आरोह अवरोह से नहीं बनता। आरोह अवरोह हमें ये बताते हैं कि इस राग में कौन कौन से स्वर इस्तेमाल किए जाते हैं और स्वरों का जो स्वरूप है, यानी कोमल, तीव्र, शुद्ध क्या है। लेकिन इससे हम राग को पूरी तरह से राग की व्याख्या नहीं कर सकते। राग को पहचानने के लिए उसके चलन, यानी उसका इन स्वरों को कैसे प्रयोग किया जाता है, कहाँ किस स्वर पर ज़्यादा न्यास यानी ज़्यादा रुकना होगा, किस स्वर का कम प्रयोग करना होगा, किस स्वर को किस स्वर संगति के साथ प्रयोग करना होगा, किस स्वर को आरोह में ज़्यादा ध्यान देना है, किस स्वर को अवरोह में ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सब जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं चीज़ों को, इन स्वरों के हिसाब से जब हम विस्तार करते हैं राग को, उसको हम राग की चलन बोलते हैं, यानी राग की चाल। तो ये कुछ बड़ी साधारण सरल भाषा है संगीतज्ञों के द्वारा जो इस्तेमाल की जाती है। तो हम जैसे कहते हैं राग को एक्सप्लोर करना, अंग्रेजी में बोलते हैं राग को एक्सप्लोर करना। तो राग का जो चलन है, राग का विस्तार कैसे किया जाता है, ये बताता है राग के बारे में पूरे डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो इससे पता चलती है। अब इस राग की पकड़ यानी राग की पहचान। सा नि ध प म ध म ग म रे रे ग रे सा, या सा नि ध प म ध म ग रे ग रे। अब इतने इसमें भी आने पे भी राग पहचान में आता है। जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर संगति वो है रे ग रे सा, यानी रे ग रे सा। ये स्वर संगति यदि कहीं पे भी किसी भी अन्य राग में प्रयोग होती तो हम कहते हैं ये तोड़ी का अंग है, यानी दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रेज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इस राग की सबसे विशिष्ट पहचान है। सा रे ग म ध प म ग रे ग रे सा,
इस प्रकार से ये राग की पहचान का जो स्वर समुदाय है वो इस प्रकार से है। राग जो है उसमें गांधार और निषाद जो है उस पर न्यास है, ये महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आपको बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस राग पर आधारित बहुत से अन्य राग भी हैं। जी हाँ, अन्य राग हैं, संप्राकृतिक राग जिनको कहा जाता है, जैसे कि गुर्जरी तोड़ी है, बिलासखानी तोड़ी है और अन्य बहुत सी तोड़ी, लक्ष्मी तोड़ी है, बहुत सी तोड़ी के प्रकार हैं। लेकिन उन सब को जानने के लिए पहले तोड़ी का जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक छोटी सी बंदिश पहले हम इसकी लेते, फिर आगे हम इसका विस्तार आपको बताएंगे। ओ दे तना दे रे ना तदीम तदारे दानी, ये तराना है, 3 ताल में निबद्ध है। आचार्य बृहस्पति द्वारा राग रहस्य में ये तराना ये प्रकाशित हुआ है। बहुत खूबसूरत तराना। धा दिन दिन दा दा दिन ओ दे ताना दे रे ना तदीम तदारे दानी, ओ दे ताना दे रे ना तदीम तदारे दानी तदानी दानी तदानी तदरे दीम तदानी तदानी दारे तदानी तदन दीम तदन तदरे दानी दीम तनन तदरे दानी तदरे दानी दी तनन तदरे दानी देरे तना देरे तना दीम तदरे दानी देरे तना देरे तना दीम तदरे दानी ओ दे तना देरे ना तदीम तदरे दानी ओ दे तना देरे ना तदीम ओ दे तना देरे ना तदीम तदरे दानी तदरे दानी तदानी तदरे दीम तदन तदरे दानी तदानी तदानी दीम तनन तदरे दानी दीम तनन तदरे दानी तदरे दानी दी तनन तदरे दानी देरे तना देरे दाना दीम तदरे दानी ओ दे तना देरे ना तदीम तदरे दानी ओ दे तना देरे ना तदीम ओ दे तना देरे ना तदीम तदरे दा तोम तना देरे तना दीम तना ना 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 तोम तना देरे ता दीम तना ना ना देरे ना देरे ना देरे ना देरे ना ता देरे ना देरे ना देरे ना देरे ना देरे ना ता देरे ना तदरे दानी दानी दारे दानी तदानी तदरे दारे दानी दारे दानी तदानी 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 ओ दे तना देरे ना तदीम तदरे दानी ओ दे तना देरे ना तदीम दीम तना ना 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 दीम तना दीम तना दीम दीम तना ना ना दीम तना ना तना दीम तना दीम दीम तना ना दीम तना ना ना दीम तना दीम ता दीम तना ना तना दीम दीम तना ना ओ दे तना देरे ना तदीम तदरे दानी। तराना एक शैली है गायन की जिसमें कि तनना देर देर तनाना इस प्रकार के शब्दों का जिनका कोई अर्थ नहीं है, हाँ, उनको प्रयोग करते हुए बंदिश के रूप में, जैसे बंदिश होती है उसी प्रकार से इन निरर्थक शब्दों को लेकर जो है तराने का निर्माण किया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि छोटा ख्याल हम गा रहे होते हैं, लेकिन छोटे ख्याल में क्योंकि साहित्य होता है, पद होता है, इसलिए वो उसका अर्थ समझ में आता है। लेकिन यहाँ देर देर तोम तना देरे ना दारे दानी इस प्रकार के अक्षरों का, शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसा भी मानते हैं कि तराना जो है वो उसका निर्माण इसलिए भी किया गया होगा कि जब वाद्य संगीत में बहुत तेज़ जो है बजाया जाता है, द्रुत अति द्रुत लय में जब गतों को बजाया जाता है, तो उसके यदि उसके कंपैरिजन में यदि हम गायन को ले तो शब्दों को तो इतनी फास्ट स्पीड में नहीं गा सकता बंदिशों की, तो ऐसे अक्षर, ऐसे शब्दों या ऐसे अक्षरों से निर्मित कुछ ऐसे निरर्थक शब्दों को लिया था जिसको कि हम जब गा रहे होते हैं और जब हम उसको फास्ट उसका उच्चारण करते हैं तो हमें उसमें कोई मुश्किल नहीं होती है ना। हमारी ज़बान को जो है वो
सहज रूप से हम उसको गा सकते हैं। तो इसीलिए उसके ही समान एक रचना जो एक शैली है वो तराना निर्माण किया गया। तराने में कुछ ऐसे तराने भी मिलते हैं जिसमें कि फ़ारसी के, उर्दू के की जो साहित्य है वो अंतरे में मिलता है। जैसे अमीर खुसरो साहब की द्वारा निर्मित तरानों में भी मिलता है बहुत से, जिसमें फ़ारसी लफ्ज़ों का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे भी तराने बहुत मिलते हैं। ओ दे ताना दे रे नाता दीम तदा रे दानी, ओ दे ताना दे रे नाता दीम दीम देखिए राग का जो विस्तार है वही है जो उसका चलन है। सा रे गा मा गा म दा पा म दा म ग म रे रे गा रे सा सा रे गा म द नि दा म दा म द नि सा नि दा प म दा म ग रे रे गा रे सा सा दा 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 गा रे ग रे सा ओ दे ताना दे रे ना ता धीम दा दा। अब हम इसमें सरगम तो नहीं ले सकते, लेकिन हम इसमें इसी के शब्दों में तना रेम तना तना रेम तना रेम तना रेम रेम तना रेम तना रेम तना रेम तना रेम तना रेम तना दे रे ना ता दीम दा दा रे दा नी ओ रे दा ना दे रे ना ता दीम ता ना 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 दीम दीम दा ना ना दा ना ना। अब हम इसमें लय बढ़ा सकते हैं, है वही राग दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन। ओ रे ता ना रे ना ता दीम दा दा रे दा नी ओ रे दा ना रे ना ता दीम दीम दा ना 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 दीम दा ना ना दीम दा ना 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 दीम दा ना दीम दीम दा ना 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 दीम दा ना दीम दा ना ना दीम दीम दा ना ना ओ रे ता रे ना ता दीम दा दा रे दा नी ओ रे ता ना रे ना ता दीम दा नी सा रे गा 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 रे गा रे गा म रे गा। अब ये स्वर है दा ना 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 दा ना ना दा ना ओ दे ता ना दे रे ना ता दीम दा दा रे दा नी ओ दे ता दे रे ना ता दीम ओ दे ता ना दे रे ना ता दीम दा दा रे दा नी ओ दे ता ना दे रे ना ओ दे ता ना दे रे ना ता ओ दे ता ना दे रे ना ता दीम दा रे दा नी। तो ये एक उदाहरण के साथ मैंने प्रयास किया आपको तोड़ी के बारे में बताने। तो आपको ये अवश्य लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं सुना है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेसिक राग जिसे कहा जाए भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो मुख्य राग जो शुरू में सीखे थे। हालांकि तोड़ी को गाना, तोड़ी को बरतना बहुत आसान नहीं है। तोड़ी का जो गांधार है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उतरा हुआ है, जिसे कहा जाए कि टिल्टेड टुवर्ड्स ऋषभ। सा रे गा रे सा। हम यदि उसको हारमोनियम के कोमल गंधार से देखें तो वो उसमें किशा ग्रंथ यानी वो एग्जैक्ट वैसा नहीं है, कोमल लेकिन थोड़ा सा और अधिक उतरा हुआ है। तो ये तो अभ्यास से ही संभव होगा। जब हम तोड़ी को गाते हैं तो पंचम पर पहली तार जो है वो तानपुरे की मिलाई जाती है। कुछ परंपरा में निषाद से इसको निषाद पर जो है पहली तार मिलाई जाती है, जैसे कि मैंने तानपुरे पे भी निषाद पे मिलाया है।
तो इसका एक कारण भी है। हमें गुरु शिष्य परंपरा में जैसे बताया गया कि गांधार निषाद पर तानपुरा मिलाएंगे तो गांधार एकदम एग्जैक्ट लगता है वहीं पर। तो ये एक है, लेकिन अधिकतर लोग उसको पंचम मिला के ही गाते हैं या बजाते हैं। तो तोड़ी की ये जो एक उदाहरण के साथ मैंने आपको बताया किस प्रकार से प्रयोग होता है। तोड़ी के कुछ विशिष्ट स्वर संगतियाँ वो क्या है? रे गा रे सा, दोनों कोमल ऋषभ के बीच में कोमल गांधार। रे ग रे सा धनी सा रे ग रे सा म रे ग रे सा। तो गांधार कितना प्रबल है। तो गांधार को संवादी भी बोला गया है, दैवत को वादी बोला गया, कुछ लोग निषाद को वादी बोलते हैं। तो ये जो एक स्वर गुच्छ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यदि किसी और राग में लगता है तो हम कहते हैं तोड़ी का अंग है। सा रे ग म ध म ग रे ग रे सा। और पंचम का जो इस्तेमाल करते हैं कैसे? ग म ध प म ध म ग, बहुत अधिक नहीं रुकना। सा रे ग म ध प म ध म ग। तो पंचम से मध्यम म ध प म ग रे सा, इस प्रकार से ना के बराबर लिया जाता है। म ध प म ध म ग रे सा। तो ये पंचम का प्रयोग इस प्रकार से। म रे ग तीव्र मध्यम का सा रे ग म रे ग म ध नि ध। जो हम उत्तरांग में जब गाते हैं म ध नि सा नि ध म ग रे सा, म ध नि सा, इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ विशिष्ट स्वर संगतियाँ हैं। ध गा धैवत का गांधार के साथ स्वर संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध गा रे सा, और विद्वानों ने धैवत को वादी भी कहा है, गांधार को संवादी कहा है। तो ये स्वर संगति म ध पंचम काल पर प्रयोग है, इसलिए मध्यम और धैवत की संगति। म ध नि सा नि ध प म ध म ग म रे ग मध्यम और ऋषभ की संगति। म रे ग रे सा सा ध ग रे सा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्वर संगतियाँ हैं और जो कि राग तोड़ी में बहुत खूबसूरत तरीके से प्रयोग की जाती है, और राग तोड़ी को ये पूरी तरह से स्पष्ट करती हैं। इसी को हम आगे अपने दूसरे भाग में भी इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।